नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। आज हम हिस्ट्री में चर्चा कर रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ। यहाँ पे जो अधिनियम आई, जो एक्ट आए, कब पारित हुए और उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनमें क्या प्रमुख चीजों को अपनाया गया, किन चीजों को हटाया गया, क्या प्रावधान थे, क्या नियम थे, इनके बारे में परिचर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि इतना ही नहीं छोड़ेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, 1773 में पारित हुआ, लेकिन पारित हुआ तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे उनके बारे में भी हम परिचर्चा करेंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन आपको क्या करता है, एक कनेक्टिंग, शब्दों को कनेक्ट करना, व्याख्या करना और उनको क्या एक संक्षिप्त अवलोकन करना सिखाता है। तो चर्चा करेंगे भारत का संवैधानिक विकास क्या क्या लिया है। आइए देखते हैं। लिया है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसके प्रावधानों के बारे में चर्चा कर लेंगे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। 1793 का चार्टर एक्ट हो गया। 1833 का चार्टर एक्ट हो गया। वहीं 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम क्या था, इसमें क्या प्रावधान थे, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था इसके बारे में जानेंगे। 1919 का भारत सरकार अधिनियम। देखो 1919 करते ही अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो आपको कनेक्ट करना तो आ ही गया होगा। 1919 जागते ही आपके मन में आ जाना चाहिए 13 अप्रैल, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को एक घटना हुई थी, बिल्कुल दिल दहलाने वाली घटना हुई थी, ठीक है। पंजाब के अमृतसर में किचलू की गिरफ्तारी में हुई थी ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, ठीक है। ऐसा ही कनेक्ट करना सीख जाओगे अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं तो। 1919 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम जो अंतिम होगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगर चैनल पे हो तो कनेक्ट करना तो आ ही गया होगा। 1919 ये वही वर्ष है जब क्या होता है भारत में आरबीआई। क्या होता है आरबीआई का पूर्ण नाम? आर मतलब रिजर्व, बी मतलब बैंक, आई मतलब इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी क्या 1935 में ही स्थापित की जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए फटाफट, बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कॉपी कलम उठा लीजिए। सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आगामी परीक्षा के लिए रामबाण, लड्डू या ब्रह्मास्त्र साबित होगा। बस मेरे यूट्यूब चैनल पर शर्त एक होती है, आपको कॉपी कलम उठा लेना है और बैठ जाना है 25 से 30 मिनट। जो भारत का संवैधानिक विकास है बिल्कुल प्यार से समझते हुए चलना है हमें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जो पहले एक्ट का नाम है ये तो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ तो 1773 में ये पारित हुआ था। क्या इसके प्रावधान थे? देखो इसके प्रमुख प्रावधान थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष का हो गया। ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें क्या किया गया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल था पहले 1 वर्ष का था, जब ये एक्ट लागू हुआ तो इसके स्थान पर क्या कर दिया गया, 4 वर्ष का हो गया, ठीक है। बंगाल का प्रशासक अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का प्रशासक था उसे अंग्रेजी क्षेत्रों का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता में क्या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कर्मचारियों का निजी व्यापार बंद कर दिया गया और वहीं क्या किया गया, कर्मचारियों का निजी व्यापार बंद कर दिया गया। इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ 1773 में, इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आ जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थे, ठीक हो। देखो बोल रहा है द्वैध शासन की स्थापना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्यों को नियम तथा अध्यादेश पारित करने का अधिकार दे दिया। जो गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य थे उन्हें नियम तथा अध्यादेश पारित करने का क्या दिया, अधिकार दे दिया। और 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड का गठन किया गया। और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड का गठन किया गया। बात आई द्वैध शासन की स्थापना, तो क्या होता है द्वैध शासन, बताओ मुझे द्वैध शासन के बारे में क्या जानते हो आप। देखो क्या है द्वैध शासन, देखो शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। द्वैध मतलब दो हो गया, शासन मतलब शासन हो गया, ठीक है। जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे द्वैध शासन कहते हैं। क्या बोल रहा है, जब दो शासक एक साथ
सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे द्वैध शासन कहते हैं। समझना कैसा है, देखो मैंने एक कंपनी खोली, ठीक है, कंपनी का नाम क्या रख दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया, ठीक है, उसको अगर मैं ही संचालित कर रहा हूं तो उसका एकाधिकार मेरे ऊपर है, ठीक है, उस पे एकल अधिकार मेरा है। अगर एक मैं आ गया हूं, एक आप में से मेरे साथ कोई जुड़ गया है, तो दो लोग हो गए ना, तो उस कंपनी में दो लोगों का शासन हो गया, इसे क्या बोल देंगे हम, द्वैध शासन बोल देंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, बिल्कुल प्यार से समझते हुए चलना है, बिल्कुल ज्यादा लोड लेना नहीं है, बस आप बने रहें, आपको समझ में बिल्कुल आते रहेगा, ठीक है। तो इसी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में 6 कमिश्नरों का बोर्ड का एक गठन किया गया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 1793 का चार्टर एक्ट आ जाता है, ठीक है। पहले क्या बताया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बताया, अब आ जाता है 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या होता है, देखो कंपनी का भारत में अधिकार करने के लिए 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। कंपनी का जो व्यापार करने का अधिकार था भारत में 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। जो कंपनी मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, वो पहले व्यापार करने की उसकी कोई सीमा नहीं थी, अब क्या कर दी, 20 वर्ष के लिए उसे बढ़ा दिया गया है 1793 का चार्टर एक्ट में, ठीक है। वही गवर्नर जनरल का बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी शासन हो गया। क्या हो गया, गवर्नर जनरल का बंबई, अब मुंबई बोलते हैं, ठीक है, तथा मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी शासन हो गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 1833 का चार्टर एक्ट क्या था, ठीक है। अभी तो पढ़ा हमने 1793 का चार्टर एक्ट, अब पढ़ते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ, देखो बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। कनेक्ट करेंगे तो बताओ मुझे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बता दो मुझे, कौन नियुक्त किया गया था, किसे बनाया गया। देखो वॉरेन हेस्टिंग्स को 1773 से 85 ईस्वी में क्या बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। उसने फौजदारी एवं अपीलीय न्यायालयों की स्थापना की। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग अधिनियम पारित भी इसी ने किया था, ठीक है। 1773 में किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। वहीं देखो इससे एक इंपोर्टेंट फैक्टर और बनता है, इसी के समय 1792 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। इतना इंपोर्टेंट बनता है इससे। चलो आगे चर्चा कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि देखो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो पूर्णतः समाप्त हो गया, उसे अब केवल राजनीतिक शक्ति क्या थी, प्राप्त थी। कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया और उसे अब राजनीतिक अधिकार ही क्या थे, प्राप्त थे, ठीक है। अब चर्चा करते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम क्या था। 1858 का भारत सरकार अधिनियम के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ, भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। 1858 का भारत सरकार अधिनियम में भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वॉइसरॉय कहलाने लगा। पहले तो इसे गवर्नर जनरल कहते थे, लेकिन अब इसे क्या कहा जाने लगा, भारत का वॉइसरॉय कहा जाने लगा। कब से, 1858 का भारत सरकार अधिनियम से, ठीक है। समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए और समस्त अधिकार किसे, भारत सचिव को सौंप दिए गए। 15 सदस्यीय भारत परिषद का भी गठन इसी 1858 का भारत सरकार अधिनियम में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, पॉइंट नेक्स्ट है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। जो 1861 में भारत या भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या प्रावधान थे, ठीक है। गवर्नर जनरल को शासकीय परिषद में अब भारतीय भी शामिल किए गए। देखो जो गवर्नर जनरल की शासकीय परिषद थी, अब उसमें भारतीय लोगों को भी क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। इससे पहले 1861 से पहले उसमें शामिल नहीं किया जाता था भारत के लोगों को। अब जो गवर्नर जनरल की शासकीय परिषद थी, इसमें भारतीय लोगों को भी शामिल किया जा सका। परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। उसी परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली का भी सूत्रपात किया। जिसके अंतर्गत क्या, लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली का भी क्या किया, सूत्रपात किया। इसी से मंत्रिमंडलीय क्या हुआ, प्रणाली का जन्म होता है, ठीक है। इसी प्रणाली के कारण मंत्रिमंडलीय प्रणाली का भी जन्म हुआ, ठीक है। अब 1861 के बाद आ जाता है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्या थे इस भारतीय परिषद अधिनियम के प्रावधान, चर्चा कर लेते हैं। परिषद के सदस्य बजट पर वाद विवाद
वह प्रश्न पूछ सकते थे। अब उन्हें क्या अधिकार मिल गया, जो परिषद के सदस्य थे उन्हें क्या इस परिषद में क्या कर सकते थे, वो प्रश्न पूछ सकते थे, वाद विवाद कर सकते थे, किंतु उस पर वोट देने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया, वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। और इस अधिनियम का संवैधानिक महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था, चुनाव पद्धति का सूत्र प्राप्त होना था। ठीक है, जो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था, इसका मुख्य प्रावधान एवं महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था, जो चुनाव पद्धति का सूत्रपात होना था। तो पूछ लिया जाए कि चुनाव पद्धति का सूत्रपात होना किस अधिनियम में था, तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम में था। ठीक है, इधर तक कोई प्रॉब्लम तो बताओ। आप नेक्स्ट पढ़ते हैं 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या प्रावधान थे देखते हैं, आइए। केंद्रीय काउंसिल में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, जो केंद्रीय काउंसिल थी इनमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर देगी, 60 कर दी गई। कब, 1909 का भारतीय परिषद 1909 का भारतीय परिषद में क्या कर दिया गया, केंद्रीय काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। जो संख्या पहले कम थी वो आप 60 तक कर दी गई। वहीं राज्यों में काउंसिल में भी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। राज्यों में भी काउंसिल में क्या सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। विधान परिषदों के सदस्य अध्यक्ष की सहमति से सार्वजनिक हितों के लिए संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते थे। क्या बोल रहा है, जो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम था उसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। विधान परिषदों के सदस्य अध्यक्ष और सहमति से सार्वजनिक हितों में संबंधित प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक है, अब आता है आपका 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद आना चाहिए, कनेक्ट करते हुए चलना है। और 1919 का भारत सरकार अधिनियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या प्रावधान थे, देखो, भारतीय कार्यों की देखभाल के या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। ठीक है, वही सांप्रदायिक निर्वाचन के दायरे में सिख, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई और यूरोपियन भी शामिल किए गए। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किस अधिनियम के तहत किया गया, तो आपको झटक से बता देना है। कब, 1919 का भारत सरकार अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू भी की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। द्वैध शासन क्या होता है, दो लोगों का अधिकार, मैंने बता दिया, दो शासक अगर शासन करते हैं तो द्वैध शासन कहलाता है। तो इसी के दौरान क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन भी प्रारंभ किया गया। कब, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, अब आपका अंतिम आता है 1935 का जो क्या होता है, सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम होता है, वही आरबीआई की स्थापना होती है जब। अब इसकी बात कर लेते हैं 1935 भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। केंद्र में क्या की गई, दो लोगों के हाथ में शासन सौंप दी गई। संघीय विषयों को दो भागों, संरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया। जो संघीय विषय थे उन्हें दो भाग, एक संरक्षित और दूसरा हस्तांतरित में विभाजित किया गया। इस अधिनियम में किसी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। इस अधिनियम में क्या किसी भी प्रकार के जो परिवर्तन थे उसका अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। इसके द्वारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई। इसी 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी होती है। तो ये हमारा भारत का जो संवैधानिक विकास था उसके बारे में हमने चर्चा पर चर्चा कर ली। ठीक है, हमने जाना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, 1773 में पारित हुआ, क्या प्रावधान थे। और 1784 का पिट्स इंडिया, 1793 का चार्टर एक्ट हो गया, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का जो अंतिम बताया जब आरबीआई की स्थापना होती है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो ये आपके लिए कहीं न कहीं एक नंबर आपको दिलाने वाले हैं। आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हो, फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हो। वहां आपको इसके फोटो और टेलीग्राम में आपका इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है, आपको भविष्य के लिए एक सशक्त स्तंभ के रूप में तैयार करना है। थैंक यू सो मच।